पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया 1 से लेकर 190 तक क्वेश्चन और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 191 से, जो कि जीके का सवाल होने वाला है। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 से पहला सवाल आप सभी के सामने है। भारत में मूल नैतिकता को बचाने का आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ए ऑप्शन दिया गया है शेरों को बचाने के लिए, जो कि आपका ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है, क्योंकि शेरों से संबंधित जो योजना थी उसको गिरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया हाथियों के संरक्षण हेतु, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना चालू की गई थी। और यहाँ पे सी ऑप्शन है एक जल विद्युत परियोजना को रोकने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जल विद्युत परियोजना से खतरा था और इससे वहाँ के जो जीव थे वो उनको नुकसान पहुँचता था। तो उसके लिए यहाँ पे बचाने के लिए मूल नैतिकता आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया वनों को कटाई के विरोध में, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वनों की कटाई का मुख्य कारण ये नहीं था, बल्कि पर्यावरण नुकसान के जो विरुद्ध जल विद्युत परियोजना था उसका विरोध था। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जल विद्युत परियोजना को रोकने के लिए। क्लियर हो गया साथियों? तो मूल नैतिकता ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है ब्लू रिवोल्यूशन अर्थात नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन दिया गया कृषि, जो कि ए ऑप्शन आपका कृषि बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि कृषि से आपका हरित क्रांति जुड़ी हुई है। तो जब हरित क्रांति का बात आता है तब हम कृषि को सही मारते हैं, लेकिन यहाँ पे नीली क्रांति पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन जो आता है समुद्री जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने के प्रयास में, इसी को हम ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्लू रिवोल्यूशन नीली क्रांति। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे, मत्स्य पालन। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन जो जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका दुग्ध उत्पादन भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया तेल उत्पादकता, तो तेल उत्पादकता जो जुड़ा हुआ है क्रांति से उसको हम बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्याल रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नहीं आता, बल्कि ये नहीं पूछा जा रहा है कि आता है। तो जो आने वाले क्षेत्र हैं उसमें तमिलनाडु आ जाता है, केरल आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है ये राज्य नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट मारेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं के लिए डी ऑप्शन मारेंगे। बाकी जहां पर है वो तमिलनाडु है, केरल राज्य है और कर्नाटक है, यहां पर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर वायरस शब्द किससे गढ़ा था? ए ऑप्शन दिया गया एलन ट्यूरिंग, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया एलन ट्यूरिंग, ये आपका गलत दिया गया है, क्योंकि एलन ट्यूरिंग जो ने कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है और जो ट्यूनिंग मशीन है इसकी नींव रखी थी, बल्कि कंप्यूटर वायरस की नींव इन्होंने नहीं रखी थी। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया जॉन वान न्यूमैन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जॉन वान न्यूमैन जो थे इन्होंने स्वयं संगठित मशीनों के लिए एक सिद्धांत दिया था और इसी में इन्होंने वायरस शब्द की यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया बिल गेट्स, तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, जो कि वायरस शब्द से ये बिल्कुल जुड़े नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को गलत मारेंगे।
और डी ऑप्शन देंगे स्टीव जॉब्स, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टीव जॉब ने एप्पल की स्थापना की थी, वायरस शब्द से ये भी नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जॉन वॉन न्यूमैन। क्लियर हो गया साथियों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है यारलुंग सांगपो, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र को इसी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन देंगे मेकोंग, तो ये आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि मेकोंग जो नदी है ये दक्षिण एशिया में बहती है, जो कि चीन से म्यांमार और थाईलैंड तक ये नदी बहती है, तो ये आपकी अलग नदी है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे सलवीन, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि सलवीन जो नदी है ये म्यांमार और थाईलैंड में बहती है। और यहाँ पे दिया गया यांग तजे, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि ये चीन की सबसे लंबी नदी जानी जाती है यांगत्जे, तो ये आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन केवल आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सारे क्वेश्चन आपका परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जैसे कि ए ऑप्शन महात्मा गांधी, तो आपको बता दें महात्मा गांधी ने असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, संपूर्ण क्रांति का नहीं किया था, तो हमारा ए ऑप्शन ही गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया जयप्रकाश नारायण, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में, ध्यान रखिएगा 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो जयप्रकाश नारायण तो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाते हैं, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इन्होंने यहाँ पे नारा दिया था और ये नारा किसके विरोध में दिया था, तो भ्रष्टाचार के विरोध में दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार विरोध में आंदोलन चलाया था पर संपूर्ण क्रांति शब्द से ये नहीं जुड़े थे, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में योगदान दिया था, ये संपूर्ण क्रांति से नहीं जुड़े थे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया वित्त मंत्रालय, तो आपको बता दें पहला ही ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है, गणना नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। और बी ऑप्शन दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि जब यहाँ पे मुद्रा की बात की जाती है, नीति की बात की जाती है, तो उस समय यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन जीडीपी की जब बात की जाती है तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये भी हमारा गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको एनएसओ बोला जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि साथियों जो एनएसओ है ये भारत की राष्ट्रीय आय जो कि जीडीपी है और भी यहाँ पे आकलन जो करता है, ये आपका इसी के अंतर्गत किया जाता है, एनएसओ के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोला जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया नीति आयोग, तो नीति आयोग नीतियां बनाता है, आंकड़े इकट्ठा नहीं करता है, तो ये भी आपका डी ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया मुंबई में, तो मुंबई में BARC जो है भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो स्थित है, इसरो यहाँ पे स्थित नहीं है। तो मुंबई में कौन सा यहाँ पे अनुसंधान स्थित है, तो BARC। और यहाँ पे हैदराबाद दिया गया है, तो हैदराबाद में NRSC है, ये ध्यान रखिएगा। और नई दिल्ली की यहाँ पे बात किया गया है, तो नई दिल्ली में साथियों आप ध्यान रखिएगा ये आपका सरकार के द्वारा मंत्रालय जो है ये आपको देखने को मिलता है, जो कि नई दिल्ली में ये आपका मंत्रालय है। और बेंगलुरु जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि मुख्यालय कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है 199 में कि
ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? तो सबसे ज़्यादा जो गैस आपको देखने को मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 देखने को मिलती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ये देखने को मिलती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पे मीथेन दिया गया CH4, तो ये आपका बहुत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में। और यहाँ पे सेम आपको ये भी नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ये भी यहाँ पे कम ही मात्रा में होती है, लेकिन ये काफ़ी यहाँ पे शक्तिशाली मानी जाती है। और यहाँ पे ओजोन दिया गया O3, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे कम मात्रा में होती है, हालांकि ये लाभदायक भी होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा पूछा गया है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? तो वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक तांबा अर्थात कॉपर किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो कॉपर पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन राजस्थान देखने को मिलता है। मतलब कि राजस्थान में जो खेतड़ी क्षेत्र है, जो यहाँ पे खेती जहाँ पर होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा, जो कि भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे तांबा का भंडार है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और झारखंड यहाँ पे दिया गया है, तो झारखंड में खनिज का भंडार है, ध्यान रखिएगा, तांबे का नहीं है। और यहाँ पे उड़ीसा दिया गया सी ऑप्शन, तो उड़ीसा में बॉक्साइट और लोहा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश में हीरा या डोलोमाइट जो होता है ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे अदर पूछा जाए तो और भी यहाँ पे ऑप्शन है, उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जब यहाँ पे तांबा की बात किया जाए तो राजस्थान आप राज्य ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा सिद्धांत किस केस में स्थापित हुआ है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया गोलकनाथ केस, तो ये आपका ए ऑप्शन जो दिया गया है ये ए ऑप्शन ही आपका गलत है। क्योंकि 1967 में संसद की जब संशोधन की गई थी तो उस समय शक्ति समिति की गई थी, पर यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लेख नहीं किया गया था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। सही जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका केशव नंदन भारतीय केस, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि केशवानंद जो भारतीय केस है, जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत दिया था, जो कि संविधान का मूल ढांचा ये आपका बदला नहीं जा सकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। खास के एग्जाम की बात करें तो SSC में ये आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है गादी इरविन समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन 1929 देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, तो 1929 इसके लिए जाना जाता है। और 1930 यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू की गई थी ये 1930 में शुरू की गई थी, तो 1930 इसके लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। बाकी 1931 जो दिया गया है ये आपका महात्मा गांधी और जो तत्कालीन जो वसराय इरावियन थे उनके बीच समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये 1931 में हुआ था और इसी समझौते को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, 1931। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया कामनी, तो ये आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है कामनी, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, शायद 2-3 वीडियो के पीछे आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मुझे ख्याल है ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है और इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्सरा। क्योंकि 1956 में भारत का जब पहला अनुसंधान परमाणु रिएक्टर था, जिसे डॉक्टर होमी भाभा की अगुवाई में बनाया गया था, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। जो कि पहला भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये अप्सरा था। और किनके द्वारा ये बनाया गया था? तो ये होमी भाभा की अगुवाई में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। मुझे ख्याल है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में सारनाथ
किस बौद्ध घटना से जुड़ा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत में सारनाथ किस बौद्ध घटना से जुड़ा है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया बुद्ध का जन्म, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है यही बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो कि नेपाल में हुआ था, और ये सारनाथ की बाद में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे बी ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में, जो कि बिहार में आपको देखने को मिलता है, बिहार में है ये, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन है प्रथम उपदेश, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर पहला उपदेश दिया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन देंगे महापरिनिर्वाण निर्वाण, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, जो कि ये कुशीनगर में पड़ता है, जो कि यहाँ पे ये जुड़ा नहीं हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। ये आपका डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है या कहाँ है? तो ये जो है साथियों कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका जो दिया गया न्यूयॉर्क, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस वीडियो में साथियों मैंने इतना क्वेश्चन आपके लिए बताया। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह का डेली क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।